बुर की वह सुबह बाकी सुबह जैसी नहीं थी। अदालत के बाहर लोगों की भीड़ थी। कुछ लोग अखबार हाथ में लिए खड़े थे, कुछ आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अदालत की इमारत पर सूरज हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल बेहद गर्म था। कमरा नंबर 7 में आज एक ऐसा फैसला होने वाला था जो एक पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाला था। राजेंद्र शर्मा उम्र 34 साल, पेशे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर कट करे के खड़ा था। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। उसने हल्के नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी जो अब थोड़ी उखड़ी हुई थी लग रही थी। उसके बगल में उसका वकील बैठा था जो बार बार अपनी फाइलें पलट रहा था। दूसरी तरफ प्रियंका शर्मा बैठी थी, लाल रंग की साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, आंखों में काजल और चेहरे पर एक ऐसा भाव जो देखने वाले को तुरंत यकीन दिला दे कि ये औरत बहुत पीड़ित है। उसके बगल में उसका वकील था जो शहर के नामी वकीलों में गिना जाता था। उसने पहले ही 3 बड़े बड़े केस जीते थे। जज साहब ने अपनी कुर्सी पर बैठते ही फाइल खोली। वाइस संख्या 423, प्रियंका शर्मा बनाम राजेंद्र शर्मा और परिवार। यह केस पिछले कई महीनों से चल रहा था। प्रियंका ने अपने पति राजन पर, उसके पिता दीनानाथ जी पर, माता सुशीला देवी पर और बहन नीलू पर मारपीट, दहेज, उत्पीड़न और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत में प्रियंका के वकील ने एक एक करके सारे आरोप दोहराए। माननीय न्यायालय, मेरी मुवक्किल प्रियंका शर्मा पिछले 3 वर्षों से नरक जैसी जिंदगी जी रही है। उनके पति राजेंद्र शर्मा ने उन्हें बार बार मार पीटा। उनके ससुर दीनानाथ शर्मा ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जो किसी भी इंसान के लिए असहनीय है। उनकी सास सुशीला देवी ने उन्हें दहेज के लिए हर दिन प्रताड़ित किया। उन्होंने नीलू ने इस सब में अपने परिवार का पूरा साथ दिया। वकील का स्वर ऊंचा होता जा रहा था। मेरी मुवक्किल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अब जांच से सब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। रिपोर्ट आपके हाथों में है, सारे तथ्य स्पष्ट है। राजन और उसका परिवार दोषी है और मैं आपको इनके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करता हूँ ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गलती ना करे। राजन ने अपना सिर झुका के लिया। उसके वकील ने कुछ आपत्तियां उठाई, लेकिन उसकी दलीलें कमजोर थी। पुलिस की जांच रिपोर्ट प्रियंका के पक्ष में थी और दस्तावेज और बयान सब कुछ प्रियंका के हक में झुका हुआ था। दरअसल शुरुआती जांच को दौरान प्रियंका ने पुलिस थाने में जो खेल खेला था वो बेहद चालाकी भरा था। उसने उस दिन शिकायत दर्ज करवाई थी जिस दिन उसके शरीर पर चोट के निशान थे जो राजन को गुस्सों में उकसाने के बाद मारने की वजह से आए थे। उसके पास पैसे थे और उसने उन पैसों का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से किया था। जांच अधिकारी को हर बार एक लिफाफा मिला था, गवाहों को तैयार किया गया था, रिपोर्ट में वो बातें लिखी गई थी जो कभी हुई ही नहीं थी। दीनानाथ जी 65 साल के रिटायर्ड स्कूल टीचर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, जो इलाके में आज भी सबको खूब इज्जत देने के लिए जाने जाते थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पुलिस को खरीद सके, जो बीमार थे, जिनका दिल कमजोर था और जिन पर ऐसे आरोप लगाए गए थे जो सुनते ही मन काँप उठे। सुशीला देवी जब अदालत में बैठी थी तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। एक माँ जिसने अपना सारा जीवन परिवार को खुशहाली देने में बिताया था, आज कटघरे में थी। नीलू अभी पढ़ रही थी। उसकी उम्र बस 22 साल थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन अदालत में उसका भी नाम लिया जाएगा। फैसले का दिन आया। जज साहब ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। इस अदालत ने सारे दस्तावेज देखे हैं, पुलिस जांच रिपोर्ट, गवाहों को बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है। इस न्यायालय का मानना है कि राजन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि राजन शर्मा दोषी पाए गए हैं। उन्हें 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा प्रियंका शर्मा को हर महीने 1 लाख गुजारा भत्ता देना होगा और क्षतिपूर्ति के रूप में 1 करोड़ की राशि अदा करनी होगी। अदालत में चोर मच गया। प्रियंका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। राजेश बस खड़ा रहा। उसने एक बार भी अपना सिर नहीं उठाया। उसकी माँ सुशीला देवी की चीख अदालत में गूंज रही थी। दीनानाथ जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। नीलू बस रोती रही। उस दिन शाम को जब राजन को जेल ले जा रहा था तो उसने एक बार पलट कर देखा। उसके पापा एक बेंच पर बैठे थे, सिर झुकाए। उसकी माँ उनका हाथ थामे बैठी थी। नीलू उनके पास खड़ी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो आई थी। राजन के मुंह से बस एक ही बात निकली, पापा मैंने कुछ नहीं किया। दीनानाथ जी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में दर्द था लेकिन उनकी आवाज़ में यकीन था। मुझे पता है बेटा, सच को कोई नहीं दबा सकता। हम लोग लड़ेंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि सच के सामने लाने वाली एक इंसान उसी शहर में थी। एक ऐसी इंसान जो पिछले कई सालों से राजन के बारे में सोचती आई थी,
जिसने उसे कभी भूलने की कोशिश की थी लेकिन नहीं भूल पाई थी। उसका नाम था शालिनी गुप्ता। और उसी रात जब शालिनी ने अखबार में यह खबर पढ़ी तो उसके हाथ से अखबार छूट गया। राजेंद्र शर्मा को 12 साल की जेल। उसने वो नाम फिर से पढ़ा, कई बार पढ़ा, लेकिन उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई और एक पल में ही सालों पुरानी यादें उसके सामने आ गई। वो स्कूल का मैदान, वो किताबें, वो हंसी, वो लड़का जो हमेशा सबसे आगे बैठता था और हमेशा सबसे ज़्यादा मेहनत करता था, वो था राजन। शालिनी ने अखबार उठाया, उसने एक लंबी सांस ली और उसने फैसला किया वो इस केस की हद तक जाएगी। शालिनी गुप्ता की उम्र भी अब 32 साल थी। बोर्ड के एक बड़े कानूनी दफ्तर में उसका नाम बड़े अदब से लिया जाता था। गुप्ता एंड एसोसिएट्स की वह सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद वकील थी। उसने पिछले 10 सालों में कई मुश्किल केसेस जीते थे। अदालत में जब वो बोलती थी तो जज भी ध्यान से सुनते थे। उसकी आवाज़ में एक ऐसा यकीन होता था जो सामने वाले के हौसले को हिलाकर रख देता था। लेकिन उस रात शालिनी गुप्ता सिर्फ एक इंसान थी। वो अपने घर की बालकनी में बैठी थी। सामने एक कप चाय थी जो ठंडी हो चुकी थी। उसकी नज़रें अखबार पर टिकी थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। बहुत पीछे, बहुत पुराने वक्त में, जब शालिनी ने पहली बार राजन शर्मा को देखा था, तब वो दोनों 8वीं कक्षा में थे। देहरादून का बड़ा नामी प्राइवेट स्कूल। पढ़ाई का माहौल बेहद अच्छा। स्कूल में हर बच्चे की अपनी एक पहचान थी। कोई खेल में आगे था, कोई गाने में, कोई चित्रकारी में। राजेंद्र शर्मा गणित व साइंस में आगे था। शालिनी को याद था स्कूल का वह पहला दिन जब राजन ने गणित का एक सवाल हल किया था जो पूरी कक्षा के लिए मुश्किल था। मास्टर जी ने उसे खड़ा किया और कहा था, राजन, ये सवाल बोर्ड पर करके दिखाओ। राजन बिना किसी घबराहट से उठा था, चाक उठाई और बोर्ड पर लिखना शुरू किया। उसकी उंगलियां आत्मविश्वास से चल रही थी। 5 मिनट में सवाल हल हो गया। पूरी कक्षा ने तालियां बजाई थी, शालिनी ने भी बजाई थी, लेकिन उसकी तालियां बाकियों से थोड़ी अलग थी। उसमें कुछ और ही जुनून था, कुछ ऐसा जो उसे खुद समझ नहीं आया था। उस वक्त धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। राजन बातें कम करता था, लेकिन जो करता था वह काम की बातें होती थी। शालिनी बातें ज़्यादा करती थी, लेकिन उसकी हर बात में कोई ना कोई फालतू मतलब होता था। दोनों की जोड़ी अजीब थी, लेकिन बेहद अच्छी थी। लंच के वक्त दोनों अक्सर स्कूल के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। राजन अपना टिफिन खोलता था, शालिनी अपनी किताब खोलती थी, और फिर कभी खाने की, कभी पढ़ाई की, कभी जिंदगी की बातें होती थी। एक दिन राजा ने कहा था, शालिनी, मुझे एक दिन बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जो लोगों की ज़िंदगी आसान कर देगा। उसकी आंखों में एक चमक थी। शालिनी ने कहा था, और मुझे एक दिन वकील बनाना है, ऐसी वकील जो झूठ को कभी जीतने ना दे। राजन ने उसकी तरफ देखा था और हंस दिया था। तो फिर हमें दोनों को एक दिन बहुत काम के इंसान बनेंगे। उस दिन शालिनी को नहीं पता था कि राजन की वह बात इतने सालों बाद इतनी ज़रूरी हो जाएगी। दोनों ने 10वीं पास किया। राजन ने साइंस लिया, शालिनी ने भी साइंस लिया। दोनों एक ही स्कूल में थे, लेकिन अब कक्षाएं अलग थी। मिलना कम हो गया था, लेकिन बंद नहीं हुआ था। शालिनी को याद था वह एक शाम जब स्कूल की वार्षिक प्रतियोगिता थी। वाद विवाद मतलब भाषण देने की प्रतियोगिता। शालिनी ने उसमें भाग लिया था। विषय था कि आधुनिक तकनीक इंसान को अकेला बना रही है। शालिनी ने अपना पक्ष इतनी मजबूती से रखा था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। उसे पहला स्थान मिला था। जब वो मंच से उतरी थी तो भीड़ में उसने एक चेहरा देखा था। वो राजन का चेहरा था। वह खड़े होकर देर तक ताली बजा रहा था। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह शालिनी आज तक नहीं भूली। उस रात घर आकर शालिनी ने अपनी डायरी में लिखा था, आज राजन ने मेरे लिए खड़े होकर ताली बजाई। मुझे नहीं पता यह क्या है, लेकिन जब वो मुस्कुराता है तो मेरा दिल बहुत अजीब तरह से धड़कने लगता है। 12वीं के बाद रास्ते अलग हो गए। राजन को बोर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। शालिनी दिल्ली चली गई कानून की पढ़ाई के लिए। जाने से पहले एक दिन दोनों मिले थे, स्कूल के उसी पीपल के पेड़ के नीचे। राजा ने कहा था, शालिनी, अपने सपने कभी मत छोड़ना। शालिनी ने कहा था, तुम भी मत छोड़ना। दोनों नम आंखों के साथ, लेकिन खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ निकले थे। शालिनी उस वक्त कुछ और कहना चाहती थी। उसके दिल में बहुत कुछ था, लेकिन वह शब्द गले में ही अटक गए। राजन की आंखें हमेशा आगे देखती थी, अपने सपनों की तरफ। उसे शालिनी में वो नहीं दिखा जो शालिनी को राजन में दिखता था। और फिर वह बिछड़ गए। फ़ोन नंबर बदले, जिंदगी बदली, शहर बदले, और आगे जैसे दोनों को दुनिया ही बदला गई। दोनों में से किसी को किसी का हाल खबर नहीं था। शालिनी ने कई बार सोचा कि राजन को ढूंढे, उससे बात करे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रोक लेता था।
अपना काम, अपनी जिम्मेदारी या शायद वह डर जो अनकहे प्यार के साथ होता है। सालों बीत गए, शालिनी बोर आ गई, एक बड़ी वकील बन गई। उसने कई केस लड़े, कई जीते भी, उसका नाम फेमस हो गया। लेकिन उसका नाम के पीछे एक ऐसा दिल था जो अभी भी कभी कभी इस पीपल के पेड़ को याद करता था, उसके नीचे बैठकर किए गौ वादों को याद करता था। और फिर वह खबर राजन शर्मा को 12 साल की सजा। शालिनी ने अखबार बार पढ़ा, पूरी खबर की हर लाइन को ध्यान से पढ़ा। दहेज, मारपीट, उत्पीड़न, 12 साल की जेल, 1 लाख महीना, 1 करोड़ का हर्जाना। शालिनी का दिल बैठ गया, लेकिन उसके साथ उसके अंदर वकील भी जाग गया। उसने खबर को ध्यान से पढ़ा। कुछ बातें थी जो उसे अजीब लग रही थी। पुलिस जांच इतनी जल्दी से कैसे पूरी हो गई? राजन के वकील ने कोई ठोस बचाव क्यों नहीं किया? आरोप में जो विवरण था वह इतना साफ सुथरा क्यों था, जैसे किसी ने पहले से ही लिखा हो? शालिनी का अनुभव उसे बता रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और उसका दिल उसे बता रहा था कि राजन ऐसा कर ही नहीं सकता। वो राजन जो स्कूल में कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, जिसके पापा एक टीचर थे, जिन्होंने उसे सिखाया था कि इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं। नहीं राजन ऐसा नहीं कर सकता। शालिनी ने अपनी चाय का कप उठाया। चाय ठंडी हो गई थी। उसने एक घूंट लिया और कप वापस रख दिया। फिर वो उठी, अपने दफ्तर के कमरे में गई, अपना लैपटॉप खोला और टाइप किया। राजन शर्मा बनाम प्रियंका शर्मा, बंगलो, जिला न्यायालय। केस की फाइल खुल गई। शालिनी ने रात भर उसे पढ़ा, एक एक पन्ना, एक एक शब्द पढ़ा। सुबह होते होते उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे, और उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उसने एक फैसला किया, वो इस केस में उतरेगी। राजन की तरफ से उसने फ़ोन उठाया और अपने सहायक को कॉल किया। कल सुबह मुझे जेल में राजन शर्मा से मिलने की परमिशन के लिए अप्लाई करो। और हाँ, जो जांच एजेंसी हम मुश्किल केसों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी कल सुबह दफ्तर में बुलाओ। फ़ोन रखने के बाद शालिनी एक पल के लिए रुकी। उसके दिमाग में राजन का वह चेहरा था जो आज अखबार को तस्वीर में था, थका हुआ, टूटा हुआ। शालिनी ने धीरे से अपने मन में कहा, राजन, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह शालिनी गुप्ता जब अपने दफ्तर पहुंची तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उसके कदमों में एक पक्का इरादा था। उसकी मेज पर केस की फाइलें खुली पड़ी थी, और उसके दिल में एक ऐसा जज्बा था जो उसे अंदर से जला रहा था। झूठ को आज नहीं तो कल हारना ही होगा। और शालिनी गुप्ता ये सुनिश्चित करने वाली थी। बोर की सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। सड़कों पर हल्की धुंध थी, चाय की दुकानें खुल रही थी, अखबार वाले साइकिल पर निकले हुए थे। लेकिन शालिनी गुप्ता के दफ्तर में रोशनी पहले ही जल रही थी। वो मेज पर झुकी हुई थी। सामने केस की फाइलें थी, चाय का कप था जो तीसरी बार भरा गया था, और एक नोटपैड था जिस पर उसने रात भर में कई सवाल लिख डाले थे। उसकी सहायक रेखा ने दरवाजे खटखटाया। मैडम, वो लोग आ गए हैं, अंदर भेजो उन्हें। दरवाजा खुला और 2 लोग अंदर आए। एक का नाम था विक्रम सिंह, उम्र कोई 45 साल, छोटी दाढ़ी, तेज आंखें, साधारण कपड़े, देखने में एकदम आम इंसान। लेकिन शालिनी जानती थी कि बोर में उससे बेहतर प्राइवेट डिटेक्टिव कोई नहीं था। उसकी एजेंसी का नाम था सत्य अन्वेषण कंपनी। पिछले 15 सालों में उसने कई बड़े राज खोले थे। दूसरी की उसकी साथी मीरा, 30 साल की, चुस्त और बेहद समझदार। उसका काम था डिजिटल फुटप्रिंट को खोजना। साई ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मुझे प्रियंका शर्मा के बारे में कुछ चाहिए, उसकी आदतें, उसके दोस्त, उसके पैसों का हिसाब, उसका रोज के जीने का तरीका, और खास तौर पर वो दिन जब दीनाना जी पर आरोप लगाया गया, उस दिन का एक एक घंटे का हिसाब चाहिए। विक्रम ने फाइल देखी। हमारे पास समय कितना है मैडम? जितना जल्दी हो सके। एक इंसान जेल में बंद है, उसका हर दिन कीमती है। विक्रम ने अपने साथी की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को समझा। हम अभी से ही काम शुरू करते हैं। इस बीच कुछ महीने बीत। आज विक्रम और मीरा शालिनी के दफ्तर में फिर थे। इस बार उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी, कई तस्वीरें थी, कुछ प्रिंट आउट थे, और एक पेन ड्राइव। विक्रम ने मेज पर फाइल रखी। मैडम, हमने जो खोजा है वो आपके हैरान कर देगा, शालिनी ने उत्सुकता से कहा। बताइए, क्या क्या मिला? विक्रम ने शुरू किया। पहली बात, प्रियंका शर्मा का असली चेहरा। मीरा ने अपना लैपटॉप खोला। मैडम, हमने प्रियंका के सोशल मीडिया अकाउंट देखे, उसने फ़ोन के रिकॉर्ड देखे जो हमें एक जगह से मिले, उसके क्रेडिट कार्ड के बिल देखे। स्क्रीन पर एक लंबी सूची थी। ये देखिए, पिछले 18 महीनों में प्रियंका ने ऑनलाइन खरीदारी पर कितना खर्च किया है। सारी ने देखा, हर महीने लाखों रुपए की खरीदारी, कपड़े, गहने, महंगे जूते, घर की सजावट का सामान, ऐसी चीज़ें जो एक आम परिवार में कोई सोच भी नहीं सकता।
राजन की तनख्वाह कितनी थी? साली ने पूछा। राजन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सैलरी अच्छी थी, लेकिन उसके अपने खर्चे घर खर्च के अलावा पापा के इलाज में ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। घर में उसकी बहन है तो उसके लिए भी पैसे बचाना जरूरी था। विक्रम ने जवाब दिया। तो फिर ये ऐसे कहाँ से आए? मीरा ने एक और पन्ना खोला। प्रियंका के 2 क्रेडिट कार्ड थे। एक राजन को पता था, एक नहीं था। दूसरे कार्ड पर उसने 12 लाख का कर्ज चढ़ा लिया था। शालिनी ने लंबी सांस ली। दूसरी बात, घर पर पार्टियां। विक्रम ने एक लिफाफे से कुछ तस्वीरें निकाली। मैडम, राजन के पड़ोस से बात हुई। उनमें से 3 ने बताया कि जब भी राजन शहर से बाहर होता था, प्रियंका घर में पार्टियां करती थी। देर रात तक लड्स कर बजते थे। लड़के लड़कर आना जाना रहता था। शराब की बोतलें सुबह बाहर पड़ी मिलती थी। और दीनानाथ जी और सुशीला देवी जी, ये दोनों लोग क्या करते थे? विक्रम का चेहरा थोड़ा भारी हो गया। मैडम, एक पड़ोसन है, उनका नाम है कमला। वो बताती है कि एक रात उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। सुशीला देवी छत पर खड़ी थी और नीचे पार्टी हो रही थी। उनकी आंखें भरी हुई थी। कमलाबाई ने पूछा तो सुशीला देवी ने कहा, बेटी, हम अपने ही घर में कैद है और बहू के कुकर्मों से परेशान है। शालिनी की आंखें नम हो गई। और जब वो मना करते थे तब प्रियंका धमकी देती थी। एक बार दीनानाथ जी ने पार्टी बंद करने के लिए कहा तो प्रियंका ने उनके सामने ही अपने फ़ोन पर कोई नंबर मिलाया और कहा, बस एक कॉल करने की देर है और आप दोनों जेल में हो गए। दीनानाथ जी चुप हो गए। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। तीसरी बात, और यह सबसे जरूरी थी, मीरा ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। मैडम, याद है प्रियंका ने आरोप लगाया था कि दीनानाथ जी ने उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। उसने एक तारीख बताई थी। हाँ, वो तारीख थी 7 मार्च। शालिनी ने फाइल देखी। हाँ, यही तारीख है। मीरा ने स्क्रीन पर एक विंडो खोला। मैडम, 7 मार्च को दीनानाथ जी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बोर के सेंट्रल हॉस्पिटल में थे। उनका दिल का एक खास परीक्षण था जो पूरे दिन चला। यह उनका हॉस्पिटल का कार्ड है, यह डॉक्टर की रिपोर्ट है और यह हॉस्पिटल का बिल है। सारी ने कागज उठाया, एक एक लाइन पढ़ी। 7 मार्च सुबह 9:15 पर भर्ती, शाम 6 पर छुट्टी। उसने कागज मेज पर रखा तो वो उस दिन घर पर थे ही नहीं। नहीं मैडम, मीरा ने कहा, और बस ये नहीं, हमने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज की हासिल की है। उसमें साफ दिखाता है कि दीनानाथ जी सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में ही थे। हर घंटे की फुटेज मौजूद है। विक्रम ने आगे जोड़ा, मैडम, हमने उस दिन उनके घर के आसपास के 2 दुकानदारों से भी बात की। उन्होंने बताया कि उस दिन सुबह से एक ऑटो दीनानाथ जी को लेकर गया था और शाम को वापस आया था। ऑटो वाले का नाम है रामू। वो आज भी उसके इलाके में चलता है। वो दीनानाथ के व्यवहार को जानते हुए गवाह बनने के लिए तैयार है। सारी ने एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में सब कुछ साफ होता जा रहा था। चौथी बात, पुलिस की रिपोर्ट का सच। विक्रम ने एक और फाइल निकाली। मैडम, यह बहुत नाजुक मामला है, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमें पता चला है कि जांच के दौरान प्रियंका ने जांच अधिकारी से कई बार मुलाकात की। हर मुलाकात के बाद जांच अधिकारी के खाते में पैसे आए। ये सीधे तौर पर साबित करना मुश्किल होगा, लेकिन एक जानकार गवाह है जिसने ये सब देखा है। कौन? थाने के पास एक चाय वाला है। उसने बताया कि प्रियंका कई बार जांच अधिकारी से थाने के पीछे मिली। हर बार उसके हाथ में एक थैला होता था। सारी ने यह सब नोट किया। ठीक है, इस गवाह को तैयार रखो। जब विक्रम और मीरा चले गए तो सारिनी अकेली बैठी रही। सामने मेज पर सबूतों का अंबार था। हॉस्पिटल के कागज, क्रेडिट कार्ड के बिल, पड़ोसियों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, ऑटो वाले रामू का पता। एक एक करके सारी परतें उखड़ रही थी। प्रियंका का वो चेहरा जो अदालत में दुखी और पीड़ित दिखाता था, उसके पीछे एक और चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जो हिसाबी था, चालाक था और बेहद खतरनाक था। एक औरत जिसने अपने पति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को तबाह करने की योजना बनाई थी और एक बार को सफल भी हो गई। एक बूढ़े टीचर पर ऐसा आरोप जो उनकी सारी जिंदगी की इज्जत को मिटा दे। एक माँ को दहेज की लोभी साबित करने की कोशिश। एक जवान बच्ची को झूठे मामले में घसीटने। सालिन की मुठ्ठियाँ भींच गई, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई। ये सब जानना काफ़ी नहीं था। राजन को खुद ये सब बताना होगा, उससे मिलने होगा। उसका अपना बयान जरूरी था, क्योंकि अदालत में सिर्फ सबूत नहीं चलते, सच्चाई भी चलती है। और सच्चाई तभी सामने आती है जब इंसान खुद अपनी जुबान से बोलता है। साली ने फ़ोन उठाया। रेखा, कल मुझे जेल जाना है। परमिशन का इंतजाम हो गया है? हाँ मैडम, कल सुबह 10 बजे का समय मिला है। ठीक है। फ़ोन रखने के बाद साली ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर शहर की रोशनी थी। लाखों घर थे, लाखों जिंदगियाँ थी। कितनी जिंदगियों में ऐसे ही झूठ पर रहे होंगे। कितने लोग बेगुनाह होते हुए भी बेड़ियों में हो गए। साली ने धीरे से कहा, राजन, कॉल में आ रही हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि सच कितना ताकतवर होता है। उस रात सालिनी को नींद नहीं आई।
वह सोती रही, जागती रही। कभी केस के सवाल दिमाग में आते, तभी राजन का चेहरा, वो राजन जिसे उसने आखिरी बार सालों पहले उस पीपल के पेड़ के नीचे देखा था, हंसता हुआ, आंखों में सपने लिए। और अब एक बंद कोठरी में शालिनी ने आंखें बंद की। अब उसे कल का इंतजार था। बोर केंद्रीय कारागार सुबह के 10 बजे थे। शालिनी गुप्ता कारागार के मुख्य दरवाजे से बाहर खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था, हाथ में काली फाइल थी। चेहरे पर वो भाव था जो एक अनुभवी वकील का होता है, शांत लेकिन अंदर से तैयार। लेकिन अंदर से वही उतनी शांत नहीं थी जितनी दिख रही थी। दरवाजे पर तैनात संतरी ने उसके कागज देखे, इजाज़त की पर्ची जांची, फिर उसे अंदर जाने दिया। लंबा गलियारा था, दोनों तरफ ऊंची दीवारें, ऊपर कटीले तार, फर्श पर पुरानी टाइलें। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो किसी बंद जगह की होती है। शालिनी चलती रही। एक कमरे में उससे बैठाया गया। सामने एक मोटे शीशे का पर्दा था। इस तरफ शालिनी की कुर्सी थी, उस तरफ एक और कुर्सी थी जो किसी खाली थी। शालिनी ने अपनी फाइल मेज पर रखी, हाथ जोड़े एक गहरी सांस ली और इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। एक स्त्री के साथ एक आदमी अंदर आया। शालिनी ने उसे देखा। राजन शर्मा था, लेकिन यह वो राजन नहीं था जिसे शालिनी उस दिन पीछे छोड़ के आई थी। वो राजन जिसकी आंखों में चमक थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कुराहट रहती थी, जो चलता था तो उसके कदमों में एक खास लय होती थी। ये राजन थका हुआ था। उसके बाल बूटे हुए थे, चेहरे पर दाढ़ी थी जो साफ नहीं थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। जेल की सफ़ेद पोशाक में वो और भी कमजोर लग रहा था। वो आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने शालिनी की तरफ देखा। पहले एक पल की चुप्पी रही, फिर राजन की आंखों में कुछ हिला। शालिनी, तुम? उसकी आवाज़ में हैरानी थी, यकीन नहीं था। शालिनी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हाँ राजन, मैं शालिनी हूँ। राजन की आंखें भर आई। उसने तुरंत नज़र नीचे कर ली, होठ भीज गए। वो रोना नहीं चाहता था। कुछ देर की खामोशी रही, फिर राजन ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए आई हूँ, मेरे लिए। राजन ने कड़वी हंसी हंसा। शालिनी, मुझे 12 साल की सजा हुई है, 1 करोड़ का हर्जाना है, मेरे पापा बीमार है, मेरी माँ अकेले सब संभाल रही है, नीलू की पढ़ाई रुक गई है, मेरे पास क्या बचा है जिसके लिए तुम आई हो? शालिनी ने उसके आंखों में देखा। सच जानना चाहोगे? राजन ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। कैसा सच? उसने दोहराया। हाँ राजन, मैंने अपनी जांच एजेंसी से पूरी पड़ताल करवाई है। मुझे बहुत कुछ पता चला है, लेकिन मुझे तुम्हारा सच चाहिए, तुम्हारी अपनी जुबान से। राजन ने नज़र फेर ली। मेरा सच सुनने से क्या होगा? अदालत ने फैसला कर दिया है, फैसला बदला जा सकता है। राजन, अगर नए सबूत सामने आए, अगर सही तरीके से केस लड़ा जाए। शालिनी ने रुक कर कहा, मैं तुम्हारे वकील बनना चाहती हूँ। राजन ने उसे देखा। तुम? लेकिन क्यों? हम दोनों के बीच तो बस बस क्या दोस्ती थी, और दोस्त एक दूसरे को अंधेरे में नहीं छोड़ते। शालिनी की आवाज़ में दृढ़ता थी। राजन ने लंबी सांस ली। कमरे में खामोशी रही। फिर उसने कहा, ठीक है, बताओ क्या जानना है तुम्हें? सब कुछ जो भी हुआ सूर्य से। राजन ने बात शुरू की, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो जो बहुत दिनों से बंद था। प्रियंका की शादी आज के करीब 4 साल पहले हुई थी। उस वक्त सब ठीक लगा था। वो खूबसूरत थी, बातें अच्छी करती थी, पापा और माँ भी खुश थे। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही सब बदलने लगा। शालिनी सुन रही थी, लिख रही थी। पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। प्रियंका को पैसों की बहुत ज़रूरत रहती थी। हर हफ्ते नई चीज़ें चाहिए थी, महंगे कपड़े, गहने, बाहर खाना। मैंने मना नहीं किया, सोचा शुरुआती दिन है, धीरे धीरे परिवार को ज़रूरत के हिसाब से ढल जाएगी। लेकिन वह हुआ नहीं। नहीं, राजन ने कहा, बल्कि उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई। जब मेरी तनख्वाह उसके खर्चों के लिए कम पड़ने लगी तो उसने कहा कि पापा से पैसे लो। मैंने कहा कि पापा रिटायर्ड है, उनके पास क्या होगा? तो उसने कहा कि उनकी ज़मीन बेचो। शालिनी की कलम रुक गई। ज़मीन बेचो? हाँ, पापा के पास देहरादून में एक छोटी सी ज़मीन है, वह उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है। मैंने साफ मना कर दिया। उस दिन से प्रियंका और मेरे बीच एक दीवार खड़ी हो गई। राजन रुका। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, और पापा और माँ के साथ राजन का चेहरा बदल गया। शालिनी, मैं बेंगलोर में काम करता था। हफ्ते में 5 दिन दफ्तर जाता था, कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता था। उन दिनों घर पर पापा, माँ, नीलू और प्रियंका होते थे। मुझे बाद में पता चला कि उन दिनों क्या होता था। जब मैं दफ्तर चला जाता था तो प्रियंका पूरी तरह बदल जाती थी। पापा और माँ के साथ उसका बर्ताव ऐसा होता था जैसे वो उनके घर में नहीं, बल्कि वो उनके घर में है। शालिनी ने पूछा, यानी यानी खाना समय पर नहीं मिलता था उन्हें? पापा को दवाई लेनी होती थी। प्रियंका उनकी दवाई छुपा देती थी, कहती थी भूल गई। माँ अगर कुछ कहती थी तो उन्हें आवाज़ ऊंची करके जवाब मिलता था, लेकिन तुम्हें पता क्यों नहीं चला? राजन ने थोड़ा रुक कर कहा,
क्योंकि पापा और माँ ने मुझे कभी नहीं बताया। वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी टूटे। वो सोचते थे कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार माँ ने हल्के से कहा था कि बेटा बहुत थोड़ी अलग है। मैंने उसे वक्त समझा नहीं। शालिनी की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर क्या हुआ राजन? राजन की आवाज़ थोड़ी कांपी। वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने है। कौन सा दिन? जिस दिन सब कुछ बदल गया। राजन ने एक लंबी सांस ली। मेरे दफ्तर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके सिलसिले में मैं शहर के बाहर गया था। लेकिन उस दिन प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म हो गया और ऑफिस से छुट्टी भी मिल गई। मैंने सोचा कि घर जाकर पापा और माँ को सरप्राइज दूंगा। मैं तुरंत घर के लिए निकल गया। शालिनी सुन रही थी। हर शब्द। जब मैं अपनी गली में पहुंचा तो सुर से ही संगीत की आवाज़ सुनाई दी। जोर जोर का पहल में सोचा कि पड़ोस में कोई कार्यक्रम है, लेकिन जैसे जैसे पास आता गया आवाज़ मेरे ही घर से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। राजन रुक गया। कुछ पल की खामोशी। अंदर क्या था? अंदर पार्टी हो रही थी। पूरे घर में लोग थे, कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ बिल्कुल अनजान। लाउडस्पीकर इतने जोर से बज रहे थे कि दीवारों कांप रही थी। टेबल पर बोतलें थी, हर तरफ बेतरबी थी। और पापा माँ राजन का गला भराया। मैं उन्हें ढूंढने लगा। पूरे घर में कहीं नहीं थे। फिर मैं ऊपर गया। एक कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दस्तक दी। अंदर से माँ की आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, माँ मैं हूँ राजन। दरवाज़ा खुला। माँ के चेहरे पर पहले हैरानी थी, फिर राहत। पापा कमरे के कोने में कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा पीला था। उनकी दवाई समय पर नहीं मिली थी। उस तेज संगीत की वजह से उनका सिर दर्द से फट रहा था। वो अपना कान कपड़ों से जोर से बांधे हुए थे ताकि आवाज़ थोड़ी कम आए। शालिनी की आंखों से एक आंसू निकल गया। मैंने माँ से पूछा, ये सब कब से हो रहा है? माँ ने कहा, बेटा ये अवसर होता है जब तू नहीं होता। राजन ने हाथ मेज पर रखे। शालिनी, उस वक्त मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं नीचे गया, प्रियंका को ढूंढा। वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हंस रही थी। मैंने उससे कहा कि यह पार्टी अभी बंद होगी, सब लोग जाएंगे। उसने पहले तो हंसकर कहा कि तुम जल्दी आ गए। फिर जब मैंने दोबारा कहा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बड़े ही रुखेपन से कहा, यह मेरा घर है, मैं जो चाहूँ करूँ। मैंने कहा कि यह मेरे पापा का घर भी है और वह बीमार है, संगीत बंद करो। वो भड़क गई, बोले, तुम्हारा पापा क्या कहो, क्या हुआ है? मर थोड़े ना रहे, बस नाटक करते हैं। राजन की आवाज़ काँप रही थी। शायद में एक बार भी जिंदगी में किसी पर हाथ नहीं उठाया था, ना बचपन में ना बड़े होकर। लेकिन उस पल जब उसने मेरे बीमार पापा के बारे में ऐसा कहा, खामोशी मेरा हाथ उठ गया। एक थप्पड़, बस एक, और उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रियंका ने उससे एक पल के लिए मुझे देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी सी चमक थी, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया, पुलिस को बुलाया, और जब तक मैं कुछ समझ पाता पुलिस आ गई। सारी ने कलम रख दी। राजन की बात सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी पीड़ा थी। वह समझ रही थी, एक इंसान जो पूरी जिंदगी सही रास्ते पर चला, जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसने अपने पापा की इज्जत के लिए, अपनी माँ की तकलीफ के लिए पहली बार एक गलती की और उसी एक गलती को हथियार बना दिया था। राजन शालिनी के धीरे से कहा, हाँ तुमने यह बात अपने वकील को क्यों नहीं बताई? राजन ने कड़वाहट से कहा, बताई थी शालिनी। उसने कहा कि यह बात बताने से और नुकसान होगा, हाथ उठाने की बात सामने आएगी, इसलिए चुप रहना बेहतर है। शालिनी ने लंबी सांस ली, और इसलिए तुम्हारे राजन चुप रहा। राजन सुनो, तुमने जो किया वो गलत था। एक थप्पड़ भी गलत होता है, लेकिन उसकी वजह क्या थी यह भी उतना ही जरूरी है। शालिनी ने कहा, और अब मेरे पास वो सब सबूत है जो साबित करते हैं कि प्रियंका ने जो आरोप लगाए हैं वह झूठे हैं। दीनानाची उस दिन हॉस्पिटल में थे। सीसीटीवी फुटेज है, गवाह है, क्रेडिट कार्ड के बिल है, पड़ोसी के बयान है। राजन ने पहली बार ध्यान से शालिनी को देखा। तुमने ये सब मेरे लिए किया? हाँ, क्यों? शालिनी ने एक पल के लिए रुक कर कहा, क्योंकि झूठ को जीतते हुए नहीं देख सकती, और क्योंकि तुम वो इंसान नहीं हो जो ये सब करे। राजन की आंखें फिर भर आई। उस बार उसने छुपाने की कोशिश नहीं की। शालिनी, मुझे डर है। किस बात का? कि अगर इस बार भी न्याय नहीं मिला तो कुछ नहीं। शालिनी ने उसकी बात काटी, क्योंकि इस बार न्याय मिलेगा, मैं वादा करती हूँ। जब शालिनी जेल से बाहर निकली तो उसका मन भारी था, लेकिन इरादा पक्का था। उसने अपनी गाड़ी में बैठकर विक्रम को फ़ोन किया, सारे गवाह तैयार रखो, हॉस्पिटल के दस्तावेज की एक एक नकल, सीसीटीवी फुटेज की कई कॉपी, और रामू ऑटो वाले से एक बार और मिलो। ठीक है मैडम। और विक्रम, हाँ मैडम, इस केस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगले कई महीने बेहद मुश्किल रहे। केस फिर से रीओपन हुआ। अदालत में तारीख के बाद तारीख पड़ती रही। एक तारीख, फिर दूसरी, फिर तीसरी।
प्रियंका का वकील हर बार नई रुकावटें खड़ी करता, कभी कागजों पर सवाल उठाता, कभी गवाहों की विश्वसनीयता पर, कभी सीसीटीवी फुटेज की प्रामाणिकता पर, लेकिन सानेली हर बार तैयार रहती। राजन को जेल में रहते रहते करीब 1 साल हो गया था। उसके पापा दीनानाथ जी की तबीयत और खराब हो गई थी। सुशीला देवी ने छोटे मोटे काम करके घर चलाने की कोशिश की। नीलू ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और बच्चों को घर पर ही ट्यूशन देने लगी थी। जब साइन को यह पता चला तो उसने खुद नीलू की पढ़ाई का खर्च उठाने की पेशकश की। नीलू ने पहले मना किया। साई ने कहा, नीलू तुम्हारे भाई पर मेरा भरोसा है और यह उधार नहीं है, एक दोस्त का फर्ज है। नीलू ने आंखें पोंछ कर हक कर दी। और फिर वो दिन आया, जजमेंट डे। वो सुबह जब सब कुछ तय होने वाला था, शालिनी अपने दफ्तर में बैठी थी। सुबह के 6 बजे थे। बाहर अभी अंधेरा था। मेज पर उसकी पूरी तैयारी रखी थी। हर सबूत, हर गवाह का बयान, हर कागज और अपना वह आखिर तक जो उसने रात भर तैयार किया था। उसने एक बार सब कुछ दोहराया, फिर कुर्सी से उठी, खिड़की के पास गई। बाहर शहर धीरे धीरे जाग रहा था। शालिनी ने खुद से कहा, आज राजन को न्याय मिलेगा, आज झूठ हारेगा, और कोर्ट जाने की तैयारी करने लगी। अदालत के बाहर उस दिन सामान्य से ज़्यादा भीड़ थी। कुछ लोग अखबार लिए खड़े थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे, कुछ बस देख रहे थे। ये कैसे पिछले कई महीनों से शहर में चर्चा का विषय था। लोग जानना चाहते थे कि आज क्या होगा। अदालत के अंदर कमरा बंद नंबर 7, वही कमरा जहाँ कुछ महीने पहले राजन को सजा सुनाई गई थी। आज उसी कमरे में एक नई शरारत होने वाली थी। शालिनी गुप्ता अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसने काले रंग का वकील का कोट पहना हुआ था। सामने मेज पर फाइलें थी, सबूत थे, गवाहों की सूची थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बताती थी क्या जो पूरी ताकत से लड़ेगी। दूसरी तरफ प्रियंका अपने वकील के साथ एक कुटिल मुस्कान लिए बैठी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वह पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। उसने कई बार शालिनी की तरफ देखा। शालिनी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। कटघरे में राजन खड़ा था। उसने एक बार शालिनी की तरफ देखा। शालिनी ने हल्के से सिर हिलाया। राजन ने लंबी सांस ली। पीछे की बेंच पर दीनानाथ जी और सुशीला देवी बैठे थे। दीनानाथ जी के हाथ में एक छोटी सी माला थी, जिसे वह धीरे धीरे फेर रहे थे। सुशीला देवी की आंखें बंद थी। नीलू उनके बगल उनका हाथ थामे बैठी थी। जज साहब आए। कोर्ट में सब एक साथ उठे। माननीय न्यायाधीश रमेश वर्मा। सफ़ेद बाल, चेहरे पर एक गंभीरता जो उनके लंबे अनुभव की निशानी थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठे। जज साहब के बैठने के बाद सब अपने सीट पर बैठ गए। जज साहब ने फाइल खोली। राजन शर्मा बना प्रियंका शर्मा पुनर्विचार याचिका नए सबूतों के आधार पर सुनवाई। उन्होंने ऊपर देखा। वकील साहब, आप तैयार है? शालिनी खड़ी हुई। जी मानिए। शालिनी ने अपनी फाइल उठाई, एक पल के लिए रुकी, फिर बोलना शुरू किया। माननीय न्यायालय, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखने वाली हूँ जो इस पूरे मामले की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अदालत में खामोशी थी। इस केस में राजन शर्मा पर, उनके बुजुर्ग पिता पर, उनकी मां पर और उनकी छोटी बहन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। अदालत ने उन आरोप को सच मानकर फैसला सुनाया। राजन शर्मा पिछले करीब 1 साल से जेल में है। उनके पिता दीनानाथ जी, जो एक सम्मानित रिटायर्ड शिक्षक है, उनकी छवि को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। उनकी माँ और बहन को समाज में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। शालिनी ने एक पल रुककर जज साहब की आंखों में देखा। लेकिन माननीय, सच कभी इतना कमजोर नहीं होता कि वो हमेशा दबा रहे। आज मैं उस सच को आपके सामने रख आई हूँ। पहला सबूत। शालिनी ने एक फाइल जज साहब की तरफ बढ़ाई। मान्य प्रियंका शर्मा ने अपने ससुर दीना जी पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया था। यह आरोप 7 मार्च की तारीख से जुड़ा था। ये देखिए, ये बोर्ड से सेंट्रल हॉस्पिटल का दाखिला रिकॉर्ड है। इसमें साफ लिखा है कि दीनानाथ शर्मा 7 मार्च को सुबह 9:15 पर हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे और शाम 6:10 पर उन्हें छुट्टी मिली थी। उनका हृदय परीक्षण पूरे दिन चला। प्रियंका का वकील खड़ा हुआ। मान्य, ये कागज असली है या नकली, ये जांचना होगा। शालिनी ने शांति से कहा, मान्य, इसलिए मैं सिर्फ कागज नहीं लाई। उसने इशारा किया। एक व्यक्ति अंदर आया, सफ़ेद कोट में, हाथ में एक फाइल। यह है डॉक्टर सुनील मेहता, सेंट्रल हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ। 7 मार्च की दीनानाथ जी का परीक्षण उन्होंने ही किया था। डॉक्टर मेहता ने जज साहब के सामने अपना बयान दिया। हाँ मानिए, मैं पुष्टि करता हूँ कि 7 मार्च को दीनानाथ जी पूरे दिन हमारे हॉस्पिटल में थे, सुबह से शाम तक। यह उनकी फाइल है। शालिनी ने आगे कहा, मानिए, सिर्फ यही नहीं। उसने लैपटॉप खोला। बड़ी स्क्रीन पर फुटेज चली। यह सेंट्रल हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज है। 7 मार्च की सुबह 9:12 आप देख सकते हैं कि दीनानाथ जी एक ऑटो से उतर रहे थे।
और हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे थे। फुटेज साफ थी और यह शाम 6 की फुटेज थी। दीनानाथ जी हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। अदालत में सरसराहट हुई। जज साहब ने ध्यान से देखा। प्रियंका के वकील ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन साली ने उसके मौका नहीं दिया। मान्य एक और गवाह रामू ऑटो वालों आया। साधारण कपड़े, थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन आंखें में सच था। मान्य में उसी दिन दीनानाथ जी को सुबह हॉस्पिटल ले गया था और शाम को वापस लाया था। दीनानाथ जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। इनको हर बार हॉस्पिटल में ही ले जाता हूँ। पहले तो वो पूरा किराया दे ही देते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी बेटी की शादी है, उसमें बिना मांगे उन्होंने 200 दिए और कभी वापस नहीं मांगा। इसलिए उनको सब कब कब हॉस्पिटल जाना है वो तारीख में अपनी डायरी में लिख के रखता हूँ और इनके बिना बुलाए भी सुबह ही इनको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। उसने डायरी जज साहब को दी। 7 मार्च की तारीख के सामने लिखा था, दीनानाथ जी घर से हॉस्पिटल सुबह 9 बजे वापसी। शाम 6:15 दूसरा सुबह साली ने एक और फाइल निकाली। मान्य प्रियंका शर्मा ने दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया। ये देखिए, प्रियंका 2 क्रेडिट कार्ड के बिल है। पिछले 18 महीनों में उन्होंने ऑनलाइन खरीदारी पर कुल 13 लाख से ज़्यादा खर्च किए। कपड़े, गहने, महंगा सामान। एक परिवार जो दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, वह क्या इतनी खरीदारी करने देता है? इसके अलावा प्रियंका के दूसरे क्रेडिट कार्ड पर 12 लाख का कर्ज हो रहा, जो राजन शर्मा को पता भी नहीं था। प्रियंका ने अपनी कुर्सी पर हलचल की। उसके वकील ने कहा, मान्य यह खर्च कैसे हुए यह अलग मामला है। साली ने कहा, मान्य यह खर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि यह साबित करता है कि दहेज की मांग का आरोप झूठा है। एक ऐसी महिला जिसे हर महीने लाखों की खरीदारी करने दी जाती हो, उसे दहेज के लिए क्यों प्रताड़ित किया जाए? तीसरा सबूत, मानिए। अब मैं आपके सामने 3 गवाह पेश करना चाहती हूँ। पहला ये, राजन के पड़ोसी शंकरलाल। मान्य, मैं बगल वाले घर में रहता हूँ। मैंने कई बार देखा है कि जब राजन बाहर होते थे तब घर में रात को पार्टियां होती थी। जोर से संगीत बजता था, बहुत से लोग आते थे। और एक बार मैंने खुद सुना कि प्रियंका के दीनानाथ जी से कहा था कि चुप रहो, नहीं तो जेल भेज कर दूंगी। फिर आई कमला। मानिए, उनके घर के सामने रहती हूँ। एक रात मैंने सुशीला देवी को छत पर खड़े हो रोते देखा। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपने ही घर में बंद है। फिर आया एक तीसरा गवाह, थाने के पास चाय की दुकान वाला चलाने वाला मनोहर। मानिए, मैंने कई बार देखा कि प्रियंका जांच अधिकारी से थाने के पीछे मिलती है। हर बार उनके हाथ में एक थैला होता है जो वो अधिकारी को देती है। अदालत में शोर मच गया। जज साहब ने हथौड़ा मारा। शांति। प्रियंका के वकील ने कई उपाधि उठाई। साली ने हर आपत्ति का जवाब शांति से दिया। हर सवाल का जवाब उसके पास था। और फिर आया वह पल क्लोजिंग आर्गुमेंट का। जज साहब से दोनों पक्षों को अपना अपना क्लोजिंग आर्गुमेंट रखने को कहा। प्रियंका के वकील ने अपने क्लोजिंग आर्गुमेंट में वही सब कहा जो पहले ही कह चुका था। राजन और उसके परिवार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि और कोई ऐसा करने की ना सोचे। फिर सालिनी का नंबर आया। सालिनी खड़ी हुई। उसने अपनी फाइल मेज पर रखी। इस बार उसके हाथ में कोई कागज नहीं था। वो सीधे जज साहब की आंखों में देखकर बोली, माननीय, मैं अब कोई सबूत नहीं दिखाऊंगी। अब मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ। अदालत में पूरी खामोशी थी। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ एक मान्यता बहुत गहराई से जमी हुई है। वो मान्यता यह है कि जब पति और पत्नी के बीच कोई विवाद हो तो गलती हमेशा पुरुष की होती है। जब परिवार पर आरोप लगे तो दोष हमेशा ससुराल का होता है। यह मान्यता एक चश्मे की तरह है जो हमारी आंखों पर चढ़ी हुई है, और जब यह चश्मा आँख पर होता तो हम सच में ही नहीं पाते। शालिनी की आवाज़ में गहराई थी। इस चश्मे की वजह से मैं हम यह नहीं देख पाते कि एक औरत भी स्वार्थी हो सकती है, एक औरत भी झूठ बोल सकती है, एक औरत भी किसी को तबाह करने की योजना बना सकती है, और एक औरत भी कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। माननीय दीनानाथ जी पर लगाया गया आरोप उस दिन का है जब वो हॉस्पिटल में थे। यह सबूत से साबित हो चुका है। सुशीला देवी पर दहेज के लालच का आरोप उस घर में लगाया गया जहाँ प्रियंका हर महीने लाखों की खरीदारी करती थी। नीलू पर उत्पीड़न का आरोप उस बच्ची पर लगाया गया जो खुद अभी पढ़ रही थी। और राजन। शालिनी एक पल के लिए रुकी। राजन ने एक गलती की, एक थप्पड़ जो गलत था। मैं नहीं कहती कि वह सही था, लेकिन उस एक पल के पीछे की पूरी कहानी भी देखिए। देखिए, मानिए, एक बेटा जिसने अपने बीमार बाप को एक बंद कमरे बंद देखा, एक माँ को जिसे अपने ही घर में कैद देखा। उस पल में जो गुस्सा फूटा वो किसी भी इंसान में फूटता, और उसे गलती की सजा वो 1 साल जेल में काट चुका है। लेकिन बाकी से सारे आरोप, दहेज, उत्पीड़न, शारीरिक शोषण, यह सब झूठ है। सुनो योजित, सोचा समझा, हिसाब में रचा गया झूठ। शालिनी ने एक गहरी सांस ली। मान्य, मेरी विनती है
कि आज इस सच में को उतार कर फैसला कीजिए, सबूतों की रोशनी में फैसला कीजिए और एक ऐसे परिवार को न्याय दीजिए जो पिछले 1 साल से टूट रहा है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। शालिनी बैठ गई। अदालत में एक पल के लिए ऐसी खामोशी थी जैसे सब कुछ थम गया हो। जज साहब ने अपनी फाइल देखी, फिर ऊपर देखा। यह अदालत 1 घंटे का विराम लेती है। हथौड़ा गिरा। वह घंटा सबसे लंबा घंटा था। शालिनी बाहर बरात में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। दीनानाथ जी उसके पास आए। बेटी शालिनी ने आंखें खोली। दीनानाथ जी की आंखें भरी हुई थी। तुमने जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शालिनी ने उनके हाथ थाम लिए। अंकल जी, सच का साथ देना मेरा काम है। आपने जिंदगी भर बच्चों को ये सिखाया हो, आज मैं वही कर रही हूँ। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू बह गए। 1 घंटे बाद कोर्ट में सब उठे। जज साहब अपनी कुर्सी पर आए। सबने सांस रोक ली। जज साहब ने अपनी फाइल खोली। इस न्यायालय ने सारे नए सबूत देखे, गवाहों को बयान सुने, सीसीटीवी फुटेज देखे, हॉस्पिटल के दस्तावेज देखे। उन्होंने रुककर अपना चश्मा ठीक किया। इस अदालत का मानना है कि दीनानाथ शर्मा पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निर्धारा है। सबूत साफ साफ दिखाते हैं कि वह उसी दिन हॉस्पिटल में थे, इसलिए उन पर लगाए गए सारे आरोप इस अदालत द्वारा खारिज किए जाते हैं। सुशीला देवी की एक हल्की सी सिसक आई। सुशीला देवी और नीलू शर्मा पर लगाए गए आरोप को भी अदालत खारिज करती है। इनके विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं है। जज साहब ने राजन की तरफ देखा। राजन शर्मा ने स्वीकार किया है कि उन्होंने एक बार प्रियंका पर हाथ उठाया था। यह गलत था। यह अदालत इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने इसके लिए लगभग 1 वर्ष का कारावास भोगा है। इसलिए इस अदालत का फैसला है कि राजन शर्मा की बाकी सजा माफ़ की जाती है। वह आज से मुक्त है। पीछे की बेंच पर नीलू ने माँ को कसकर पकड़ लिया। इसके अलावा प्रियंका शर्मा द्वारा लगाए गए झूठे आरोप की वजह से राजन शर्मा और उनके परिवार को जो मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ, उसके लिए प्रियंका शर्मा को राजन शर्मा को लाख की क्षतिपूर्ति देनी होगी। साथ ही ऐसा कानून को गुमराह करने, अदालत की कीमत वक्त जाया करने और एक बेगुनाह परिवार को झूठे केस में फंसाने के आरोप में 4 साल की सजा सुनाती है। प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक गई और इससे पहले के फैसले में जो 1 करोड़ और मासिक गुजारा भत्ता तय किया गया था, वह भी पूरी तरह रद्द किया जाता है। जज साहब ने रुक कर अदालत में बैठे सभी लोगों की तरफ देखा। इस अदालत का समाज को यह संदेश है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून किसी के लिए हथियार नहीं है। जो कोई भी कानून का इस्तेमाल किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए करता है, वो खुद कानून की नज़र में अपराधी है। हथौड़ा गिरा और उसी के साथ 1 साल का बोझ भी गिर गया। अदालत के बाहर राजन बाहर आया। 1 साल बाद ये खुली हवा में सांस लेने उसे हल्का कर रहा था। चेहरे की रंगत लौट रही थी। उसने आंखें बंद की। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ी। फिर उसने आंखें खोली। सामने उसके पापा खड़े थे। दोनों के बीच एक पल की खामोशी रही। फिर राजन आगे बढ़ा और उसने अपने पापा को गले लगा लिया। दीनानाथ जी ने अपने बेटे की पीठ थपाई। कुछ नहीं बोले। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सुशीला देवी दोनों के पास आई। नीलू भी चारों एक दूसरे से लिपट गई। थोड़ी दूर खड़ी शालिनी यह सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद राजन शालिनी के पास आया। उसने उसकी आंखों में देखा। शालिनी, हाँ, तुमने जो किया। उसकी आवाज़ रुक गई। राजन, यह मेरा काम था। नहीं, राजन ने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं था, यह तुमने दिल से किया और मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों। शालिनी ने उसकी तरफ देखा। पल भर की खामोशी रही। फिर शालिनी ने कहा, राजन, क्या तुम्हें वो पीपल का पेड़ याद है? राजन ने हल्के से मुस्कुराया। याद है। वह एक बार में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। राजन चुप रहा। आज कहती हूँ। शालिनी ने एक गहरी सांस ली। राजन, मैं तुमसे बहुत पहले से, स्कूल के दिनों से ही, उस पीपल के पेड़ से भी पहले से तुमसे प्यार करती आई हूँ। तुम सपनों की दुनिया में इतने खोए रहे कि मैं तेरी तरफ कभी देखा नहीं। मैंने भी कभी कहा नहीं, लेकिन आज अगर नहीं कहा तो शायद फिर कभी नहीं कह पाऊंगी। राजन की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, शालिनी, मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था, जानती हूँ। लेकिन आज, राजन ने कहा, आज मैं जानता हूँ। और आज मैं यह भी जानता हूँ कि ज़िंदगी में जो इंसान सबसे मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, जो बिना किसी मतलब के तुम्हारे लिए लड़े, जो तुम पर यकीन रखे जब पूरी दुनिया ये यकीन छोड़ दिया हो, वो इंसान कोई साधारण इंसान नहीं होता। राजन ने धीरे से शालिनी का हाथ थामा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी, एक नई शुरुआत का? शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। कुछ महीने बाद एक छोटे से मंदिर में बस परिवार और कुछ करीबी लोग, राजन और शालिनी की शादी हुई।
दीनानाथ जी ने राजन के माथे पर हाथ रखा। बेटा, इस बार सही इंसान के साथ खड़े हो। राजन ने शालिनी की तरफ देखा। हाँ पापा, इस बार बिल्कुल सही। सुशीला देवी ने शालिनी को गले से लगाया। बेटे, तूने जो हमारे लिए किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। शालिनी ने कहा, माँ, यह परिवार अब मेरा भी है। नीरू बगल में खड़ी थी। उसने शालिनी का हाथ थामा। भाभी, बस एक शब्द, लेकिन उसमें पूरी दुनिया थी। उस शाम जब सब चले गए तो राजन वो शालिनी मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठे थे। आसमान में तारे थे। राजन ने कहा, शालिनी, एक बात पूछो। जब तुमने अखबार में मेरा नाम पढ़ा उस रात, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शक हुआ कि मैंने सच में कुछ किया होगा? शालिनी ने राजन की तरफ देखा। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें जानती थी राजन, तुम्हारा दिल जानती थी। जो इंसान गणित का सवाल हल करके पूरी कक्षा को समझाता था, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था, जो अपने पापा की इज्जत के लिए जी रहा था, वो ऐसा नहीं कर सकता। राजन ने आसमान की तरफ देखा। काश मैंने पहले देखा होता। देर से देखा, लेकिन देखा तो। शालिनी ने कहा। दोनों हंस दिए। और उस रात बोर के उससे छोटे से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे दो इंसान के लिए जिंदगी ने एक नया पन्ना खोला। एक पन्ना जिस पर दर्द नहीं था, झूठ नहीं था, सिर्फ एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। सच कितना भी दबाया जाए, वो एक ना एक दिन सामने आता ही है। और जो लोग सच के रास्ते पर चलते हैं, जिंदगी उन्हें कभी ना कभी उनका हक जरूर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हर नई कहानी की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच। क्योंकि हर कहानी में एक सीख छुपी होती है, और वह सीख है हमारी ज़िंदगी का असली सफ़र है। कमेंट में आप अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। हमें जानकर खुशी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।